हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज ग्राम स्मिथ थ्योरम, जो कि अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरम मानी जाती है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता जहां से इसके लिए एक क्वेश्चन ना बनता हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राम स्मिथ थ्योरम। क्या कहती है ग्राम स्मिथ? देखिए, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीटली जो नाम पूछा जाता है वो पूछा जाता है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस के नाम से पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट की, जो कि स्टेटमेंट ये होता है। देखिए, स्टेटमेंट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट space has an orthogonal basis। ऑर्थोगोनल बेसिस तो सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है, वो कहता है एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोगोनल बेसिस। तो वो ये कहता है जो हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल है सेट है, बी जो सेट है फाइनाइट डायमेंशनल का, वो क्या रखता है? वो आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर एक ऑर्थोगोनल बेसिस का भी सेट रखता है। और अगर बी फाइनाइट आप बेस का सेट लेके चल रहे हो तो उसका जो ऑर्थोगोनल बेसिस का सेट बनेगा वो भी फाइनाइट ही बनेगा। और वो फाइनाइट के साथ कहता है कि वो कैसे होंगे, प्रत्येक फाइनाइट इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए जो भी सेट होगा वो क्या कहलाएगा, एक ऑर्थोगोनल बेसिस सेट होगा। चलिए, अब आप यहां से बात करते हैं प्रूफ की। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ आपने बात कर ली फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस की और वो भी फाइनाइट के साथ, तो हमने कहा लेट V इज ए फाइनाइट वेक्टर स्पेस। एक हम वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हैं B, तो हम कह सकते हैं डायमेंशन इसकी आपके पास क्या है, B की ओवर F फील्ड के ऊपर N। क्यों? क्योंकि फाइनाइट की बात कर रहे हैं तो उसकी डायमेंशन फाइनाइट ही होगी और हम यहाँ कह सकते हैं फाइनाइट। इतनी बात क्लियर। अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो आपके पास सेट वेक्टर का B है उसका जो सबसेट, उसका जो बेसिस का सेट होगा, जो सेट होगा वो क्या होगा, आपके पास V फाइनाइट होगा। तो हमने कहा लेट सेट S इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट जो रखे होंगे कुछ इस तरीके से होंगे और वो भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। जब फाइनाइट होंगे और हम कहेंगे यहाँ पर S जो है इज ए सेट होगा ऑफ वेक्टर B का, वेक्टर B ओवर F का। और यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आपके पास क्या है, आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे ऑफ किसके, B ओवर F के। ठीक, अब अगर हम कहें नाउ, अगर हम कहें कि भैया बीटा 1 बीटा 2 और बीटा n आर द अदर वेक्टर ऑफ वेक्टर B ओवर F के, तो हमें ये शो करना होगा कि अगर B1 B2 Bn भी लीनियर इंडिपेंडेंट है तब हम कह देंगे कि B1 B2 B3 Bn जो आपके पास वेक्टर का जो भी आपके पास सेट बनेगा वो सेट कैसा होगा, बेसिस का सेट होगा। किसका होगा, वेक्टर B ओवर F का होगा। तो हमारे यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर हमें किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर किसी भी वेक्टर के सेट को बेसिस में कन्वर्ट करना, बेसिस दिखाना होगा, तो उसके अंदर जो वेक्टर रखे हुए होते हैं वो कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए या ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ऑर्थोगोनल की कंडीशन भी यही कहती है, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ, अर्थात सो दैट बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा n
आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये शो कीजिए। इसी के साथ साथ हम ये शो कर गए कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो हम कह देंगे देन तब कि बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा n आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ V ओवर F। किसके होंगे? B ओवर F के होंगे। B1 B2 B3 Bn जितने भी हम वेक्टर लेंगे वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वेक्टर B ओवर F के। दैट इम्प्लाइज तब हम कह सकते हैं कि B1 B2 डॉट डॉट बीटा n वेक्टर सेट जो भी बनेगा इज ए बेसिस कहलाएगा ऑफ किसका? वेक्टर B ओवर F का। अर्थात हमारे पास जो B1 B2 B3 Bn का वेक्टर का जो भी सेट बना वो क्या कहलाएगा? बेसिस कहलाएगा किसका? B ओवर F का। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, वेक्टर B लिया और वेक्टर B को फाइनाइट लिया। वेक्टर B के अंदर अपने वेक्टर लिए, जो वेक्टर थे आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, उसका एक सेट का नाम दे दिया S जो कि फाइनाइट है। और उस सेट S के अंदर जितने भी वेक्टर रखे वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो ऑर्थोगोनल भी हैं। फिर हमने कहा कि अगर उसके अलावा हमारे पास B1 B2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा n अदर कोई दूसरे वेक्टर हों, वो भी वेक्टर B ओवर F के हों, तो वो अपने आप में ऑर्थोगोनल वेक्टर होने चाहिए। अगर वे ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, अगर वे अपने आप में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन को शो कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा n जो होंगे वो अपने आप में क्या होंगे? बेसिस होंगे किसके? B ओवर F के होंगे। तो हमें क्या शो करना है कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा n आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हमें शो करना है। अब उसे शो करने के लिए चलते हैं आगे की ओर। आइए तो आइए चलते हैं। हमारे पास क्या था? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे के सारे वेक्टर दिए थे। बीटा 1 बीटा 2 बीटा n हमने माने थे। अब हम उसी के आधार पर बात करेंगे। देखिए लेट माना हमने क्या? बीटा 1 बराबर हमने मान लिया कि वो अल्फा 1 के इक्वल है, ये हमने लेके चले। अब हम यहाँ से हम बात करें कि बीटा 2 क्या होगा? बीटा 2 होगा हमारे पास अल्फा 2 माइनस के अल्फा 2 और बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट डिवाइड बाई बीटा 1 के इनर प्रोडक्ट, बीटा 1 के नॉर्म का स्क्वायर इंटू आपके पास बीटा 1। बीटा 1 किसके बराबर? अल्फा 1 के। बीटा 2 एक वेक्टर माना हमने, वो इस तरीके से कि इन दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट और उस बीटा 1 के नॉर्म का स्क्वायर से डिवाइड किया और बीटा 1 से प्रोडक्ट की और अल्फा 2 में सब्ट्रैक्ट किया। तो कहने का मतलब क्या? एक बीटा 2 इस टाइप का एक वेक्टर हम लेके चले। ठीक, अब हमें क्या करना होगा? इन दोनों वेक्टर की आपस में प्रोडक्ट करके देखनी होगी, बीटा 1 और बीटा 2 की। कैसे? बीटा 2 इनर प्रोडक्ट किसके साथ? बीटा 1 के। देखिए तो हमने बीटा 2 के स्थान पर बीटा 2 की वैल्यू रखी, ये क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर हमने रखा बीटा 1 जो था हमने वो लिख लिया। इसका इनर प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है? अल्फा 1 के साथ। अल्फा 1 किसके साथ है? बीटा 1 के साथ। या तो आप बीटा 1 लिख लीजिए या लिख लीजिए क्या? बीटा 1 की वैल्यू वो क्या होगी? वो होगी अल्फा 1। अगर मैं यहाँ अल्फा 1 रखता हूँ तो यहाँ पर बीटा 1 है, वहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बीटा 1 से भी अपना काम चला सकता हूँ। देखिए अब इनर प्रोडक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अल्फा 2 किसके पास जाएगा? बीटा 1 के पास। तो अल्फा 2 बीटा 1 ये आपके पास माइनस, इसका काम कंप्लीट। अब ये वाला जो आपके पास वेक्टर है इसके साथ प्रोडक्ट होगा, तो आपके पास देखिए अल्फा 2 और बीटा 1 अपनी जगह रहेंगे, नॉर्म भी अपनी जगह रहेगा, इसे छूने की जरूरत ही नहीं है। बीटा 1 की बीटा 1 के साथ इनर प्रोडक्ट होगी, ये होगा। ठीक, जब हम इसके साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ ये बनेगा। देखिए आपके पास अल्फा 2 बीटा 1 और बीटा 1 का नॉर्म स्क्वायर। जब बीटा 1 के साथ इनर प्रोडक्ट करेगा तो क्या बन जाता है? ये बीटा 1 का नॉर्म स्क्वायर। जैसे ही नॉर्म स्क्वायर बना
ये इससे कंप्लीटली कैंसिल होगा। तो हमारे पास वैल्यू जो बचती है वो बचती है ये, देखिए जैसे ये दोनों वैल्यू बची तो ये आपके पास कैंसिल हो जाते हैं आपस में। वैल्यू क्या निकल के आई? 0। किस किस की इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 आई? बीटा 2 की और बीटा 1 की। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा जैसी बीटा 1 और बीटा 2 की इनर प्रोडक्ट 0 आती है तो हम कह देते हैं कि बीटा 1 एंड बीटा 2 क्या होंगे? आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, ठीक है। और उसी के साथ हम कहेंगे बीटा 1 और बीटा 2 क्या होंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे। तो ये हमने यहां तक हमने बात कर ली, बीटा 1 एंड बीटा 2 आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब इसके बाद हम बीटा 3 लेके बात करेंगे, बीटा 4 लेके बात करेंगे, फिर उनका भी हम देखेंगे कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम बीटा 3 लेके और बात करेंगे बीटा 4 और फिर हम आगे चलेंगे तो बढ़ेंगे बीटा n के साथ। चलिए देखिए, जैसे हमने बीटा की बात करी बीटा 3 की, तो हम कहेंगे बीटा 3 हमारे पास लिखा जाएगा अल्फा 3 माइनस के अल्फा 3 बीटा 1 और इसका नॉर्म क्या आएगा? बीटा 1 का नॉर्म स्क्वायर और ये बीटा 1, ठीक। फिर आपके पास आएगा माइनस के अल्फा 3 बीटा 2 इनकी इनर प्रोडक्ट और डिवाइड बाई बीटा 2 का नॉर्म स्क्वायर और ये बीटा 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, पहले अल्फा 3 में से सब्ट्रैक्ट करें अल्फा 3 की और बीटा 1 की इनर प्रोडक्ट और बीटा 1 के नॉर्म स्क्वायर से डिवाइड करें और बीटा 1 प्रोडक्ट में आए। फिर माइनस अल्फा 3 यहाँ भी है, अल्फा 3 यहाँ भी है, अल्फा 3 ही आएगा। बीटा 1 से बाद में कौन आएगा? बीटा 2 आएगा और बीटा 2 का नॉर्म स्क्वायर और फिर आपके पास बीटा 2 बनेगा। ये एक नया हमने क्या बना लिया? अपना वेक्टर बना लिया जो कि आपके पास बीटा 3 के नाम से। चलिए अब हम कहें कि भैया बीटा 3 तो हमने ले लिया और जैसे हमने इसके अंदर यूज किया, यहाँ पर अल्फा 1 यूज हुआ, अल्फा 1 पहले यूज कर लिया, अल्फा 2 भी हमने पहले यूज किया था और अल्फा 3 भी किया था। ये क्या थे? आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर बीटा 1 है, बीटा 2 है, तो बीटा 1 एंड बीटा 2 हमने बताया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, पहले हमने बात कर ली। यहाँ हम बीटा 3 की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 ये भी किसके होंगे? बिलोंग करेंगे वेक्टर बी के, और क्या होंगे? नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं बीटा 3 नॉट इक्वल टू 0। चलिए इतनी बात क्लियर की। अब हम कहते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, कब होगा? जब हमारे पास बीटा 3 का इनर प्रोडक्ट बीटा 1 के साथ कर ले। चलिए, और अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज नहीं है। देखिए आपने पास रखी वैल्यू अल्फा 3 माइनस के अल्फा 3 बीटा 1 और बीटा 1 का नॉर्म स्क्वायर और बीटा 1 माइनस क्या बनेगा? अल्फा 3 बीटा 2 और बीटा 2 का नॉर्म स्क्वायर और ये बीटा 2, ठीक। इसके किसके साथ इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं हम? बीटा 1 के। तो ये आ गया आपके पास बीटा 1। देखिए ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। अब जरा करिए अल्फा 3 की किसके साथ होगी? बीटा 1 के साथ। तो देखिए अल्फा 3 और बीटा 1, तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ है? बीटा 1 के साथ। तो माइनस अल्फा 3 बीटा 1 और अपॉन बीटा 1 का नॉर्म स्क्वायर, तो बीटा 1 की बीटा 1 के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक। माइनस अल्फा 3 बीटा 2 अपनी जगह और बीटा 2 का नॉर्म अपनी जगह रहेगा, बीटा 2 की बीटा 1 के साथ इनर प्रोडक्ट रहेगी, ठीक। इतनी बात देखिए। जरा और कैलकुलेट कीजिए,
तो अल्फा 3 बीटा 1 माइनस, अगर हम यहाँ बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये भी हम नॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करें तो अल्फा 3 बीटा 2 डिवाइड बीटा 2 का नॉर्म स्क्वायर। अब जैसे ये बात करें हम, बीटा 2 और बीटा 1 जो थे हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। जैसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट थे तो जस्ट इससे पहले वाले स्टेप में हमने देखा कि बीटा 1 एंड बीटा 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हम कह रहे थे कि बीटा 1 और बीटा 2 का इनर प्रोडक्ट क्या था, 0 था। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ लिख देंगे हम 0। अब देखिए इससे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा और ये बनेगा अल्फा 3 बीटा 1 और माइनस के अल्फा 3 बीटा 1, ठीक, और ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, ये कंप्लीटली इससे डिवाइड, तो क्या आएगा 0। किसकी वैल्यू आ गई, इनर प्रोडक्ट बीटा 3 और बीटा 1 के साथ क्या वैल्यू निकल के आई, 0 वैल्यू निकल के आई। इसी तरीके से अगर हम कोई और वैल्यू भी लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, देखिए इनके बीच में कॉमा लगा देना क्योंकि ये सारे के सारे इनर प्रोडक्ट हैं, यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक मत करना। तो हमें ये पता चल गया कि बीटा 3 एंड बीटा 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, अर्थात ऑर्थोगोनल हो गए, ऑर्थोगोनल हो गए। ये क्या हो गए, ऑर्थोगोनल हो गए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। हमने बीटा 3 किसके साथ लिया था, B1 के साथ लिया था। हम बीटा 3 को B2 के साथ भी लेके काम कर सकते हैं। बीटा 3 B2 के साथ आएगा, उसकी वैल्यू भी 0 निकल के आएगी, तब भी हम कहेंगे बीटा 3 और बीटा 2 भी क्या होंगे, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो चलिए चलते हैं इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, पहले आप फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बात करेंगे। चलिए अब हम बात कर रहे थे बीटा 2 और बीटा 3 के साथ। देखिए क्या, अगर हम बात करें कि भैया सिमिलरली करके इसी तरीके से हम प्रोडक्ट करें, इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट करें तो हमारे पास बीटा 3 और बीटा 2 का भी इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी, और हम कह देंगे कि भैया बीटा 3 एंड बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट या ऑर्थोगोनल, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल। अब हम इसी को आगे बढ़ाएं, इसी वे को नेक्स्ट आगे बढ़ें, और हम लास्ट वाले स्टेप पर अगर पहुंचे तो हम कहेंगे ये देखिए बीटा n इक्वल टू अल्फा n माइनस के अल्फा n बीटा 1 के साथ इनर प्रोडक्ट, और डिवाइड किसके साथ, बीटा 1 के नॉर्म के साथ। प्रोडक्ट में कौन आता है, बीटा 1 माइनस के अल्फा n, ठीक, और क्या आएगा बीटा 2, और डिवाइड किससे करेंगे, आपके पास बीटा 2 के नॉर्म से और प्रोडक्ट बीटा 2 के साथ, ठीक। इसी को जस्ट आगे बढ़ाते चले जाएं। अल्फा एन रहेगा, कोई चेंज नहीं। बीटा 2 कहाँ तक पहुंचेगा, बीटा 2 हमारे पास पहुंचेगा n-1 तक। क्यों, क्योंकि एक कम लेते हैं हम बीटा के अंदर। जैसे अगर हम बात करें बीटा 3 की, तो बीटा 3 आएगा, बीटा 1 आएगा और बीटा 2 तक जाके रुक जाएगा, मतलब एक जस्ट कम बीटा से। तो यहाँ बात करी जा रही है बीटा n की, तो बीटा n के अंदर बीटा 1 आएगा, बीटा 2 आएगा, बीटा 3 आएगा, बीटा 4 आएगा, बीटा n-1 के साथ इनर प्रोडक्ट भी आएगी, और डिवाइड भी करेंगे बीटा n- के नॉर्म से, और यहाँ बनेगा बीटा n-1। तो ये लास्ट वाली जो इक्वेशन है बीटा n बनाने की, ये ही बस दिमाग में रखिए, कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम अगर बात करें, हमने कहा सिमिलरली करके इसी के साथ अगर हम प्रोडक्ट करें तो हम ये कहेंगे जस्ट हमने इससे पहले जैसी प्रोडक्ट करा बीटा 1 और बीटा 2 के साथ इनर प्रोडक्ट, तो वो 0 आया। पहले हमने प्रोडक्ट किया बीटा 2 और बीटा 3 के साथ, वो भी क्या आया, 0 आया। और हमने प्रोडक्ट किए बीटा 3 और बीटा 2 के साथ,
वो भी क्या है, 0 है। ऐसे डॉट डॉट करके अगर हम बात करें जितने भी हमने प्रोडक्ट लिए इससे पहले इक्वेशन में वो सारे 0 बने। तो हम इसी को अगर कहने कि भैया नाउ बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट बीटा 1 के साथ अगर हम करें तो देखिए बीटा n आपके पास क्या है, अल्फा n माइनस के अल्फा n बीटा 1, ठीक। और इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ, बीटा 1, ये नीचे नॉर्म स्क्वायर इनटू बीटा 1 माइनस ये आपके पास, बस इसे लिख लीजिए, लिखने में कोई मिस्टेक मत कीजिए, थोड़ा केयरफुल होके काम कीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब किसके साथ है, बीटा 1 के साथ, तो इनर प्रोडक्ट किसके साथ है, बीटा 1 के साथ, ये रखा। अब अल्फा n किसके साथ जाएगा, बीटा 1 के साथ, तो हम कहेंगे अल्फा n बीटा 1 के साथ माइनस अल्फा n बीटा 1 और डिवाइड बीटा 1 का नॉर्म स्क्वायर, और बीटा 1 के साथ रहेगा तो ये रहेगा बीटा 1 और बीटा 1 के साथ, ठीक है, माइनस अल्फा n बीटा 2 और डिवाइड ये इसका नॉर्म से स्क्वायर, और यहाँ बनेगा आपके पास बीटा 2 और बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट, डॉट डॉट कर दें, ये आपके पास बन जाएगा इस तरीके से, ये रखा, ठीक है। चलिए, बीटा n माइनस 1 का इनर प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, बीटा 1 के साथ। इस चीज़ें को हमने इनर प्रोडक्ट करके लिख लिया। अब लिखने के बाद देखिए, अगर हम देखें तो हमें ये दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है इसका, क्योंकि नॉर्म को ऐसे लिख लें स्क्वायर को या ऐसे लिख लें, दोनों कैंसिल हो। बीटा 2 का बीटा 1 के साथ इनर प्रोडक्ट हमने ले रखा है, वो ऑलरेडी पहले से 0 आ चुका है, तो यहाँ हम रख देंगे 0। ऐसे ही बीटा n माइनस 1 और बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट इससे पहले अगर हम निकाल के देखें तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चाहे तो आप लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए, और अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो तो इससे पहले वाले स्टेप को एक बार और देख लीजिए सॉल्व करके रफ कॉपी पे, ठीक है। चलिए, अब देखिए मैं वैल्यू रखता हूँ, ये आपके पास इस तरीके से, ये वैल्यू मेरे पास बचेगी ये, ठीक है, और ये वैल्यू जैसी 0 रखूंगा, इसकी वैल्यू 0 रख तो ये 0 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 रखूंगा, इसकी वैल्यू तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, ये 0 बन जाएगा, माइनस आएगा। 0 आने के बाद ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो ये ओवरऑल 0 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि भैया बीटा n बीटा 1 के साथ कैसा हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। बीटा n और बीटा 1 आर कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, या हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनल होंगे। कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। जैसे हमने ये बात करी तो हम ये कहेंगे कि भैया बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा n आर द linearly independent vector of किसके, B over F के। That implies this set is a orthogonal basis set, orthogonal basis set of किसका, B over F का। तो जो आपके पास बीटा 1 बीटा 2 बीटा n का सेट है वो कैसा होगा, ऑर्थोगोनल सेट होगा। ये आपका कंप्लीट हो जाती है थ्योरम। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप इस थ्योरम को कंप्लीट किया। पहले स्टेप में हमने क्या किया बच्चों, पहले स्टेप में हमने लिया एक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 वेक्टर थे, ऑर्थोगोनल थे, लीनियर इंडिपेंडेंट थे,
ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अल्फा 1 की अल्फा 2 के साथ, अल्फा 1 की अल्फा 3 के साथ आपस में प्रोडक्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट, तो वो 0 थी, वो तो हमने कंप्लीट बात कर ली। अब हमने कहा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 आपके पास अलग कोई और वेक्टर हैं तो वे ऑर्थोगोनल कैसे होंगे? अगर ऑर्थोगोनल हो गए, लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए, तो हम कहेंगे बीटा 1 बीटा 2 बीटा n के साथ जो भी वेक्टर का सेट बनता है वो ऑर्थोगोनल बेसिस का सेट होगा, और वो किसका होगा? b ओवर f का ही होगा। क्लियर? तो हमने बीटा 1 को लेके चले अल्फा 1 के लिए, और बीटा 2 हम बनाया हमने कि अल्फा 2 माइनस के अल्फा 2 बीटा 1 का इनर प्रोडक्ट, फिर बीटा 1 के साथ प्रोडक्ट, और डिवाइड किया बीटा 1 के नॉर्म से। फिर हमने बीटा 1 और बीटा 2 का इनर प्रोडक्ट किया, तो हमने वैल्यू देखी निकल के आती है इनर प्रोडक्ट में 0। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया, फिर हमने बीटा 3 हमने निकाला। बीटा 3 हमारे पास आता है कि अल्फा 3 बीटा 1 इनर प्रोडक्ट इंटू बीटा 1 और डिवाइड बीटा 1 का नॉर्म स्क्वायर माइनस के अल्फा 3 बीटा 2 का इनर प्रोडक्ट बीटा 2 और डिवाइड किया हमने बीटा 2 के नॉर्म से। फिर हमने लीनियर इंडिपेंडेंट देखा कि बीटा 3 और बीटा 1 के साथ, बीटा 3 बीटा 2 के साथ देखा। इसी के साथ हमने प्रोसेसिंग करी तो उनकी सबकी वैल्यू 0 आती है, और 0 जैसी आई तो हमने कहा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं। जैसे हमने इस प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, फिर हमने बीटा n के साथ ये सीरीज बनाई और कहा इस वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बीटा n जो आपके पास वेक्टर आया उसे हमने बीटा 1 के साथ इनर प्रोडक्ट करके देखा। जैसे हमने बीटा n के वेक्टर को बीटा 1 के साथ इनर प्रोडक्ट करने की कोशिश करी और कैलकुलेशन की तो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 0। तो हमने कहा बीटा n और बीटा 1 क्या होंगे? वे भी ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे, अर्थात हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर थे, बट हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बन के आते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर निकल के आते हैं। तो हम कहेंगे जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा n का आपने एक सेट बनाया था, जो बना रखा है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है, और उसी सेट को हम कह देंगे कि वो क्या होगा? ऑर्थोगोनल बेसिस होंगे। किसके होंगे? वेक्टर b ओवर f के होंगे। तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे इसी का एक प्रॉब्लम, इसी का एक सॉल्यूशन प्रॉब्लम के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आई होगी, सभी बच्चों को। और अगर समझ में आई है थ्योरम तो सभी बच्चों को लाइक करें, इस थ्योरम के लिए शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी की हम प्रॉब्लम की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।